लास्ट लेक्चर में बात की थी कि ये हमारा लास्ट बेसिक का लेक्चर है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोई लेसन स्टार्ट करूंगा। तो 12 साइंस एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार यहाँ पर यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन, गुजराती मीडियम में उसको द्रावण बोलते हैं, तो वो लेसन मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को इस लेसन को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका बेसिक इस तरह से भी ऐसी क्या इस लेसन में चीज है जो हमको सबसे पहले माइंड में क्लियर करना है कि हम किस तरह से इसको इजीली हम इस लेसन को पढ़ सकते हैं, उसमें क्या क्या पढ़ने के लिए आता है और कौन से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले वो चीज हमको समझना बहुत जरूरी है। और याद रहे, कोई अगर पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहा है तो उस बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो सबसे पहले 8 to 9 वीडियो बेसिक के अपलोड किए वो वीडियो आप देख लो एक बार, क्योंकि वो बेसिक के वीडियो है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं अभी, बट उसमें पता नहीं कौन से लोग ऐसे हो गए जिस लोगों ने सबसे पहले बेसिक पर फोकस किया है। सभी लोग सबसे पहले लेसन स्टार्ट कर देते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने सबसे पहले जो बच्चों को प्रॉब्लम होता है, जो दिक्कतें होती है, वो दिक्कतें सबसे पहले 8 to 9 वीडियो में मैंने सॉल्व की है। तो आप वो वीडियो सबसे पहले देखें, उसके बाद आप ये सॉल्यूशन वाला लेसन आप देख सकते हो। चलो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की, यानी कि द्रावण की बात करता हूँ। आप बहुत सारे द्रावणों, बहुत सारे सॉल्यूशन से परिचित हो, आप बहुत सारे सॉल्यूशन जानते हो, बट आप उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में केमिस्ट्री की तरह आप नहीं सोचते कभी। तो अभी हमको करना क्या है, ये लेसन में पढ़ाने के लिए आपको एवरीडे जो डेली लाइफ में आप यूज करते हो, जो चीज आप बनाते हो, जो चीज आप देखते हो, मैं उसी चीजों के साथ इस सॉल्यूशन लेसन को मैं कनेक्ट करूंगा। यानी कि आपको पढ़ने में कभी दिक्कत नहीं आएगी या आपको रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा। चलो सबसे पहली चीज सॉल्यूशन क्या है, यानी कि द्रावण वो होता क्या है, वो चीज क्या है। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर कुछ एक बीकर लिया है, बीकर में मैंने सबसे पहले वाटर ऐड लिया, उसके अंदर मैंने कुछ ऐड किया। मान लो कि मैंने शुगर ऐड किया या फिर NaCl ऐड किया। अभी समझना, यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे पहली चीज यहाँ पर ध्यान रखो आप। वाटर यानी कि मैंने पानी लिया सबसे पहले बीकर में, उसके अंदर मैंने NaCl ऐड किया। अभी आप खुद से लॉजिक लगाओ, आप खुद से सोचो, अगर आप कुछ शरबत बना रहे हो, कुछ भी आप बना रहे हो अभी, तो सबसे पहले आपने पानी लिया सबसे ज्यादा, मानो कि आप उसमें शुगर ऐड किया, तो कभी आप ऐसा नहीं करोगे कि इतनी शुगर ऐड कभी नहीं करोगे कि पानी से अधिक मात्रा में क्या हो जाए, आपके पास शुगर हो जाए, ऐसा आप कभी नहीं करोगे। तो पानी के अंदर थोड़ी 2 चम्मच 3 चम्मच आपने क्या डाल दी, शुगर डाल दी और उसको सेक किया। तो बाद में क्या होगा कि अंदर आपको शुगर दिखेगी नहीं, बट शुगर का टेस्ट जरूर आएगा। तो हुआ क्या कि सबसे पहले हमारे पास वाटर जो था उसका फेज यानी कि अवस्था क्या थी, हमारे पास लिक्विड यानी कि प्रवाही थी। और जो हमने शुगर ऐड किया, जो मोरस जिसको हम बोलते हैं, वो हमने ऐड किया, तो वो कौन से स्टेट में थी, सॉलिड स्टेट में थी। तो दोनों मिक्स होने के बाद दोनों जो सॉल्यूशन बना उसका स्टेट कैसा हो गया, लिक्विड। क्या हो गया, लिक्विड। अभी दोनों का स्टेट कैसा है, लिक्विड। यानी कि जिस सॉल्यूशन में अगर जो हमने दोनों मिक्स किए, 2 हो 3 हो 4 हो, जितने भी कंपाउंड हमने मिक्स किए वो सारे मिलके कोई एक ही फेज हो, यानी कि लिक्विड या लिक्विड, सॉलिड टू सॉलिड, गैस टू गैस, जो सभी एक ही स्टेट में होने चाहिए, यानी कि होमोजीनियस, समान होने चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। हम उसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे जिसके अंदर मैंने अभी पानी ले लिया, उसमें मैंने पत्थर डाल दिए और मैं बोलूंगा ये तो मेरा सॉल्यूशन हो गया, तो भाई वो सॉल्यूशन नहीं है, वो तो अंदर पत्थर पड़े हैं आपके, तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या होगा कि जब दोनों चीजें एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होती है और दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होने के बाद कोई अदर चीज बनती है। वो चीज कैसी होती है, तो जो दोनों चीज थी उससे डिफरेंट होती है। देखो ये सब मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आपको अपने हिसाब से समझने की ट्राई कर रहा हूं। अभी जो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं वो मैं समझा रहा हूं, इस तरफ ध्यान। सॉल्यूशन में आपने जो 2 चीज ऐड की है, वो 2 चीज में एक चीज ऐसी होगी जो सबसे ज्यादा होगी और एक चीज ऐसी होगी सबसे कम होगी। आप खुद सोचो कि जो वाटर के साथ जो भी सॉल्यूशन आप बनाओगे, द्रावण जो भी आप पानी के साथ बनाओगे, उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होगा बताओ। ऑब्वियसली क्या होगा, हमारे पास पानी होगा। क्या होगा, पानी होगा। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी मात्रा अधिक है, वाटर यानी कि पानी, वो हमारा हो गया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को गुजराती मीडियम में क्या बोलते हैं, द्रावक। क्या बोलते हैं बच्चों, द्रावक। तो समझो यहां पर ध्यान,
सबसे अधिक मात्रा में जो होता है सॉल्यूशन में, द्रावण में, उसको हमने क्या बोला, सॉल्वेंट बोला। और सबसे लोअर यानी कि कम मात्रा में, जिसकी क्वांटिटी कम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि मान लो अभी NaCl है, आप ले सकते हो, शुगर ले सकते हो, आपके डेली लाइफ में जो भी सॉल्यूशन आप बना रहे हो, जो भी शरबत आप बना रहे हो, उसमें आप ले सकते हो। देखो तो इसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, गुजराती मीडियम में द्रव्य होता है। क्या होता है, द्रव्य होता है। देखो ये मेरा कुछ नया तरीका है अपने हिसाब से कि भाई इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम वाले बच्चों को दोनों को कनेक्ट करके हिंदी लैंग्वेज में समझाना। समझ रहे हो आप? चलो, जो द्रावण का सॉल्यूशन वो दो चीजों का मिक्सर होता है। वो दो चीज क्या होती है, तो एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। देखो सबसे पहले मैंने आपके डेली लाइफ के एग्जांपल दिए, अभी मैं आपको बोलूंगा तो आप इजीली लर्न कर सकोगे उसके बाद। इस तरफ ध्यान सबका। द्रावण यानी कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिक्सर है, जो दोनों मिक्स होके जो नई चीज बनाते हैं, जो कैसी होती है, ना तो सॉल्यूट जैसी होती है, ना तो सॉल्वेंट जैसी होती है, कुछ डिफरेंट होती है। बट दोनों का फेस कैसा होता है, बाद में फेस कैसा होता है, सेम फेस होता है। यहाँ पर दोनों का फेस डिफरेंट है। देखो NaCl सॉलिड स्टेट में होगा, या फिर शुगर आपकी सॉलिड स्टेट में होगी सबसे पहले, वाटर होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा। जब दोनों कनेक्ट हो गए, जब दोनों मिक्स हो गए और कोई नया कंपाउंड, नया सॉल्यूशन बनेगा, तो वहां पर जो डिसॉल्व होने के बाद बना वो सिर्फ लिक्विड स्टेट में होगा, यानी कि होमोजीनियस बोलेंगे उसको। हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ गया सबको? लास्ट बार में बता देता हूँ फिर से एक बार। सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट यानी कि द्रव्य और सॉल्वेंट यानी कि द्रावक दोनों का मिक्सर है। बोलो आपने कितना ऐसा सॉल्यूशन डेली लाइफ में बनाया होगा, बट आपने वो नहीं सोचा होगा कि इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। डन। चलो अभी आगे। तो अभी यहां पर ध्यान रखना, अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। अभी 12th में आप गुजरात बोर्ड में भी या फिर GNET किसी में भी, क्या वो क्वेश्चन क्या होता है, देखो यहाँ पर कि ये जो सॉल्यूशन बनता है वो किसके पर डिपेंडेंट होता है, वो किसके पर डिपेंडेंट होता है, वो क्वेश्चन में बताता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ और बात कर लेता हूँ। चलो, सॉल्यूशन किसके पर डिपेंडेंट होता है? क्या सॉल्वेंट सॉल्यूट के पर डिपेंडेंट होता है या सॉल्वेंट के पर डिपेंडेंट होता है? तो सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर ध्यान, मैंने 3 ग्लास लिए, 3 बीकर लिए, जो भी आप समझना समझ। सभी में मैंने सॉल्वेंट यानी कि जिसको हम बोलते हैं द्रावक। देखो बच्चों, बोर्ड वर्क मेरा थोड़ा वैसा तैसा है, आप समझ लो अपने हिसाब से, बराबर? सिर्फ समझना है। देखो मेरे अंदर की जो भावना है वो भावना को आप समझो, इस बोर्ड वर्क को मत देखो। चलो, द्रावक वो क्या लिया मैंने, वाटर, यानी कि मैं उसको क्या बोलता हूँ, पानी। मैंने सभी में कितने लिया, 100 ml। कितना लिया, 100 ml लिया। अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 1 ग्राम मैंने शुगर ऐड किया, इसमें 2 ग्राम ऐड किया, इसमें 3 ग्राम ऐड किया। तो मैंने क्या बोला था, शुगर अभी मैंने 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। देखो यहाँ पर मैंने सॉल्वेंट सेम लिए सभी 100 ml, बट शुगर मेरी कैसी है, डिफरेंट है। अभी मैं तीनों को डिसॉल्व करूंगा, तीनों को सॉल्यूशन बनाऊंगा और सभी सॉल्यूशन का मैं टेस्ट करूंगा। चलो आप खुद से बताओ कि ये सॉल्यूशन सभी डिफरेंट हो गए कि सेम हो गए? कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए। तो हम बोलेंगे कि भाई ये सॉल्यूट के ऊपर डिपेंडेंट था। अब हम भी बोलेगा ना कि भाई सॉल्यूट डिफरेंट था इसलिए ऐसा हुआ। अभी दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने और 3 बीकर लिए, तो हमें अभी सोचा कि भाई ये सॉल्यूट डिफरेंट है। सॉल्यूट देखो, मैं बोलने को तो मैं एक ही लाइन में बता सकता हूँ, बट फिर भी इस तरह से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। अभी आपने क्या किया, देखो कि भाई सॉल्यूट के ऊपर डिपेंडेंट था, सॉल्यूट डिफरेंट लिया, इसलिए ऐसा हुआ। यानी कि द्रव्य जो था हमारा, जो जिसकी कम मात्रा थी, वो हमने डिफरेंट लिया, इसीलिए ऐसा हुआ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सब में 1-1 ग्राम ही ऐड किया, 1 ग्राम ही ऐड किया। कितना ऐड किया मैंने, ओनली 1 ग्राम ऐड किया। अभी हमने क्या किया, जो वाटर था वो मैंने 50 ml लिया, इसमें 100 ml लिया और इसमें मैंने 150 ml लिया। अब आप खुद से लॉजिक लगाओ, और लॉजिक लगाने वाली कोई बात ही नहीं है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये सॉल्यूशन, ये और तीनों सॉल्यूशन का फिर से ट्राई करो, फिर से टेस्ट करो। चलो कैसा बनेगा, बताओ सॉल्यूशन कैसा बनेगा। सभी सॉल्यूशन डिफरेंट हो गए। कैसे हो गए, डिफरेंट। ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। तो हमें पता क्या चला कि भाई जो सॉल्यूशन है वो दोनों चीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है, बट जो उसका टेस्ट होता है या कोई भी सॉल्यूशन हमने कितने कॉन्सेंट्रेशन में बनाया है वो किसके पर डिपेंडेंट होता है। देखो ये मेरी बात को अब ध्यान रखो। चलो यहाँ पर समझ में आ गया।
दूसरी एक बात अभी समझो, अभी ये बात समझो, कोई अभी इसको देख के ऐसा ना बोले कि सर ये थोड़ा गलत वलत नहीं है। देखो यहाँ पर ध्यान, सबसे पहली बात, अभी मैंने कोई सॉल्यूशन बनाया है 100 ml वाटर लिया, उसके अंदर कोई भी कंपाउंड मैंने ऐड किया, कोई भी कंपाउंड NaCl या कुछ भी मैंने ऐड किया उसमें, तो वो सॉल्यूशन अभी किसके पर फिक्स, मैंने 100 ml लिया तो वो किसके पर डिपेंडेंट होगा, तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है उसके पर डिपेंडेंट होगा। मानो कि मैंने 1 स्पून यानी कि 1 चम्मच मैंने अंदर NaCl डाला तो उसका टेस्ट अलग होगा, 2 चम्मच डाला तो अलग होगा, 3 चम्मच डाला तो अलग होगा। तो यहाँ पर वो सॉल्यूशन किसके पर डिपेंडेंट होगा, ओनली सॉल्यूट के ऊपर। किसके पर डिपेंडेंट हुआ, सॉल्यूट के ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि वो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो ये चीज क्या है आपको मालूम है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, 11 में भी पढ़ा होगा आपने, नॉर्मालिटी, मोलारिटी, फॉर्मालिटी, बहुत कुछ आपने यूनिट देखे होंगे। वो सब चीज है क्या, वो ये चीज है, आप समझो यहाँ पर कि हम जो सॉल्यूशन बनाते हैं, जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है, क्या होता है हमारे पास सॉल्वेंट होता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी क्वांटिटी हायर होती है सॉल्यूशन में, उसके अंदर हम जो भी सॉल्यूट ऐड करते हैं, जो भी हम द्रव्य पदार्थ ऐड करते हैं, समझ में आ रहा है, वो कितना कॉन्सेंट्रेशन में आपने ऐड किया है उसको मेजर करने के लिए ये सारे यूनिट आते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मालिटी, मोलारिटी, फॉर्मालिटी। समझ में आ रहा है, परसेंटेज W/V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कत्थी टकावारी, आप बोलते हो वजन कद से टकावारी, आप जो भी बोलते हो। तो ये सारा यूनिट है और ये सारी चीज है कि जो आपको बताता है कि सॉल्यूशन कितने मोलर में बना, किस तरह से बना, कितना ऐड किया। अभी ऐड करने वाली दूसरी चीज, आप लोग क्या करते हो कि कितना ऐड किया, तो अभी मैंने बोला 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, तो क्या आप ऐसा लिखोगे, तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में ऐसा कभी नहीं आएगा, कि ऐसा भी नहीं आएगा कि मैंने इतना ऐड किया, इतना ऐड किया। कई बार मोल में हम बताते हैं, किस तरह से बताते हैं, मोल। देखो सबसे पहली बात, 1 मोल, मोल क्या होता है, किसको हम मोल बोलते हैं, मोल क्या, हम मोल किस तरह से हमको मोल को समझना है। देखो सबसे पहली बात, मैं अगर बोल दूं कि 1 मोल NaCl, यानी कि 1 मोल मैंने क्या लिया NaCl, या मैं बोल दूं 1 मोल NaOH, क्या बोला मैंने 1 मोल NaOH। देखो आपको बोला जाएगा आप 10 ग्राम ले लो, तो आप 10 ग्राम ले लोगे। अगर आपको शुगर बोला जाए कि भाई शुगर अभी 50 ग्राम, 100 ग्राम, जो भी आपको बोला गया आप मेजर कर लोगे। आपको बोला जाए भाई 1 डजन बनाना, तो आप डजन भी ले लोगे। 1 कोड़ी पतंग, तो आप पतंग भी ले लोगे। बट आपको मोल में बोला जाए या फिर आपको NaOH लेना हो, क्या लेना हो NaOH मोल में, तो आप किस तरह से लोगे, यानी कि मोल हम किसको बोलते, तो वो बताया गया साइंटिस्ट के थ्रू, एवोगैड्रो थ्रू, कि उसका नंबर दिया गया कि मोल का मतलब क्या होता है। समझो यहाँ पर ध्यान सबका, मोल का मतलब क्या होता है। 1 मोल, कोई भी चीज हो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपको समझने में ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर ध्यान रखो, 1 मोल, 1 मोल का मतलब होता है, यानी कि मैं अभी बोलूं कि 1 डजन, 1 कोड़ी, तो 1 डजन का मतलब क्या होता है 12 नंग, कोड़ी का मतलब क्या होता है 20 नंग। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि जो 1 2 3 काउंट करते हैं वो कितने होते हैं 1 मोल में, यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23। क्या आप इतना काउंट कर पाओगे? क्या मैं आपको बोलूं कि भाई 1 मोल NaCl लो, तो क्या आप NaCl का काउंट कर पाओगे 1 2 3 4 5 6? बताओ आप मेरे को, भाई मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है। 1 मोल, मोल क्या होता है वो मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखो। 1 डजन बोला तो आप 12 नंग ले लोगे, 1 कोड़ी बोला आप 20 नंग ले लोगे, 1 मोल बोला गया केमिस्ट्री में, तो आप सोच में पड़ गए कि यार 1 मोल कैसे ले। तभी मैंने बोला 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब क्या काउंट करने बैठोगे, आपको ये इसका मालूम ही नहीं पड़ेगा ये कितने तक होता है। बट वहां पे बताया गया कि 1 मोल का मतलब होता है कि जो भी कंपाउंड आपने लिया है उसमें 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल होते हैं, इतने काउंट करने हैं आपको। बट 1 मोल का मतलब होता है जो भी कंपाउंड लिया है आपने, उस कंपाउंड का मोलेक्युलर मास। क्या होता है मोलेक्युलर मास, जिसको गुजराती में क्या बोलते हैं आणवीय दर। क्या बोलते हैं बच्चों, आणवीय दर। चलो यहाँ पर मोलेक्युलर मास, जिसको हम बोलते हैं आणवीय दर।
देखो NaCl का कितना होगा, देखो ये मोलिकुलर मास तो आपको काउंट करना आता ही होगा कि जिसका इसका कितना होता है Na का 23 प्लस इसका कितना होता है 35.5, यानी कि ये कुल मिलाकर होगा 58.5 और यहाँ पर NaOH का कितना होगा, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 मिलाकर होगा 40। तो अभी हमको क्या करना है कि जो भी कंपाउंड हमने बोला 1 मोल, तो 1 मोल को हमें इस तरह से काउंट नहीं करना है। 1 मोल का हमें क्या करना है, जो भी कंपाउंड हमको बोला गया है वो कंपाउंड का हमको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, यानी कि आपको पता होना ही चाहिए मॉलिक्यूलर मास। हमको मॉलिक्यूलर मास NaCl का पता चला 58.5, NaOH का पता चला 40, तो इसको हमने ग्राम में लेना है। किस लेना है, ग्राम में। यानी कि अगर मैं बोलूं 1 मोल NaCl डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्वेंट, जब मैं बोलूं कि 1 मोल NaCl को लेके आप 1 लीटर में डिसॉल्व करो और सॉल्यूशन बनाओ, तो 1 मोल NaCl यानी कि आपको कितना लेना है, तो 1 मोल NaCl का मतलब होता है 58.5 ग्राम। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? चलो इस तरफ ध्यान। 1 मोल NaOH का मतलब क्या होता है, 40 ग्राम। क्या होता है, 40 ग्राम। बोलो अब आप 1 मोल ले सकते हो कि नहीं ले सकते? मैं बोलूं 1 मोल NaOH लेके आओ, चलो तो आप क्या करोगे, 1 मोल यानी कि NaOH का मॉलिक्यूलर मास हुआ 40 ग्राम, तो आप वेट कितना करोगे, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम NaOH का मतलब होता है, क्या होता है, 1 मोल। चलो यहाँ पर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में आप क्या समझोगे, यहाँ पर देखो दोनों चीज अलग अलग है, दोनों का ग्राम अलग अलग है, दोनों का वेट अलग अलग है। तो क्या दोनों का वेट अलग अलग होने से ये दोनों का जो होता है काउंटिंग होता है 6.022 × 10⁻⁻⁴ दोनों का अलग होगा? नहीं, दोनों का सेम ही होगा, दोनों का सेम ही होगा। ध्यान रखो यहाँ पर दोनों का सेम रहेगा, वेट भले डिफरेंट हो उसका, ग्राम भले डिफरेंट हो, बट 1 मोल है। तो 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 × 10⁻⁻⁴। चलो ये समझ में आ गया सबको? ये देखो मैं जब पढ़ाने जा रहा था, अभी डायरेक्टली मैं टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, मोल किसी को पता नहीं होगा, अभी मैं बोलूंगा 1 वेट बाय मोलिकुलर मास, वजन भाग्य आणविक दर, ऐसा होता है वैसा होता है। आप सोचते रहोगे वजन क्या है, वेट ये लिखना है, मोलिकुलर मास कहां से आया, मोल किसको बोलते हैं। चलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे करो ध्यान। अभी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बोला था कि क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन में पूछा जाता है, देखो यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पर जो सॉल्वेंट लिया है और यहाँ पर जो सॉल्यूट है, जिसको हम द्रव्य, जिसको हम द्रावक बोलते हैं, समझो यहाँ पर ध्यान सबका, यहाँ पर ध्यान। तो ये दोनों मिक्स कर दे, तो आपने देखा होगा कि एक तरफ मैं 100 ml वाटर ले लिया, दूसरी तरफ भी 100 ml वाटर ले लिया, एक में मैंने शुगर ऐड किया, एक में मैंने NaCl ऐड किया, नमक ऐड किया। समझो दोनों में सेम कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि मैंने इसमें भी 1 चम्मच लिया, इसमें भी 1 चम्मच लिया, यानी कि 1 मोल लिया, इसमें भी 1 मोल लिया। समझो मेरी बात को? और दोनों को मैं डिसॉल्व करना स्टार्ट करूं, चलो दोनों एक साथ डिसॉल्व हो गए कि डिफरेंट टाइम पे डिसॉल्व हो गए, बताओ आप मुझे कैसे हो गए भाई? डिफरेंट टाइम पे डिसॉल्व हो गए कि नहीं हो गए? तो क्या उसमें क्या होता है कि वाटर भाई दोनों के अनबनती है कि उसके साथ अच्छा रिलेशन है इसलिए इजीली डिसॉल्व हो गया, इसका रिलेशन अच्छा नहीं है इसीलिए इजीली डिसॉल्व नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? अगर हमको समझना है कि भाई 1 लीटर वाटर में सबसे ज्यादा हाईली सॉल्युबल कौन होगा, तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट वो दोनों के बीच में अट्रैक्शन कितनी ज्यादा है, वो एक दूसरे के साथ कितने इजीली मिक्स हो सकते, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। यानी कि वो दोनों के नेचर पर डिपेंडेंट होता है और टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंडेंट होता है। सबसे पहली चीज नेचर, यानी कि स्वभाव। नेचर में कौन कौन सी चीज आएगी? 2 चीज आएगी। एक आएगा पोलर, जिसको हम बोलते हैं ध्रुवीय, दूसरा आएगा नॉन पोलर, जिसको हम बोलते हैं अध्रुवीय। समझो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है उसका नेचर कैसा है, वो सॉल्यूशन कितना इजीली झड़पी बनेगा, वो कितने फास्ट हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं इजीली बन जाते हैं, कुछ सॉल्यूशन हमको मिक्स करने पड़ते हैं, कुछ सॉल्यूशन को हम हीट भी करना पड़ता है। समझो तो वो किसके पर डिपेंडेंट होता है? उसके नेचर पर, स्वभाव पर डिपेंडेंट होता है कि उसका स्वभाव कैसा, पोलर है, नॉन पोलर है, किस तरह का है, वो मैं बता रहा हूं किस तरह का है। चलो ये समझ में आ गया। दूसरी चीज होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम गुजराती में क्या बोलते हैं? तापमान। तीसरी चीज होती है प्रेशर, यानी कि दबाव।
समझो यहाँ पर सब लोग। जो सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्वेंट और सॉलिड मिक्स होता है, द्रव्य और द्रावक दोनों मिक्स होता है, तो मिक्स होने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन डिफरेंट तरीके से बनता है। कुछ जल्दी बन जाते हैं, कोई फास्ट बन जाता है। तो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? ये तीन चीज, यानी कि नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर। नेचर यानी कि पोलर, नॉन पोलर। देखो अभी और एक टॉपिक आ गया, अभी आप 11 में पढ़ ही चुके हो भाई पोलर नॉन पोलर क्या है, बट फिर भी अभी कुछ बच्चों को पता नहीं है, तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ध्यान रखो। चलो, पोलर का मतलब क्या होता है? पोलर जिसको हम ध्रुवीय बोलते हैं, जो भी कंपाउंड हमारा है, मान लो मैंने HCl लिया, क्या लिया मैंने? HCl। तो H का एक इलेक्ट्रॉन, Cl का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर बन गया है HCl। ये बना कि नहीं बना? तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड वाले दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि विद्युत ऋणता नेगेटिव एलिमेंट कौन है? समझो, जो नेगेटिव इसको हम बोलते हैं, यानी कि जो हम ऋण, कौन होता है नेगेटिव हमारा? जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये देखो यहाँ पर मैं इसको लुच्चा बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? लुच्चा, इलेक्ट्रोनेगेटिव को। तो वो क्या करता है कि ये दोनों ने मिलके कुछ बिजनेस किया, मानो दोनों मिला के कोई बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो ये Cl क्या करेगा? कपटी है। आपने बहुत सारे लोग इस तरह के दुनिया में देखे कि बिजनेस करने उसके मन में, दिल में कुछ अनबनी सी भावना रहती है। तो ऐसा Cl का काम है। तो Cl क्या करेगा? ये दोनों के मिला के जो बॉन्ड बनाए वो उसके तरफ खींच के रखेगा। किसके तरफ? खुद के तरफ। यानी कि बॉन्ड दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। किसके तरफ रहेंगे? Cl के तरफ। यानी कि वो पार्शियली नेगेटिव रहेगा और ये पार्शियली पॉजिटिव रहेगा। पार्शियली को क्या बोलते हैं गुजराती में? अंशतः। तो अंशतः ऋण, अंशतः धन, यानी कि पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा? देखो, ये H प्लस बन जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा, यानी कि आयोनाइज होगा, आयनीकरण होगा। दोनों छूटे अलग हो गए एक दूसरे के। समझो, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। देखो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कंपाउंड होता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, या फिर आप मान लो कि जो कंपाउंड में, जो कंपाउंड है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता का डिफरेंस होना चाहिए। विद्युत ऋणता का तफावत, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों के बीच में अनबन होनी चाहिए। यानी कि दोनों ने अभी कोई बिजनेस किया, तो वो आप मानते हो कि 100 लोगों ने बिजनेस किया, तो उसमें 99% लोग फेल ही हो गए। समझ में आ रहा है? तो हम 99% को हमको वहां पे देखना है कि ये जो दोनों ने बनाया, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट है, यानी कि दोनों के सोच में डिफरेंट है। ये गेन करना चाहता है, ये रिमूव करना चाहता है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इस तरीके का जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलर। आप समझ ही सकते हो। देखो मैं अभी लिखूं H2O, तो क्या होगा? H2O किस तरह से स्ट्रक्चर, इस तरह से आप मान लो। तो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता नहीं है बच्चों, विद्युत ऋणता आपको पता नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, या फिर मुझे पर्सनल मैसेज करके बता दो, तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और एक वीडियो डाल दूंगा। बराबर? अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। देखो यहाँ पे आप, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो H2O कैसा हो गया? ध्रुवीय, यानी कि पोलर हो गया। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो पोलर होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो नॉन पोलर। नॉन पोलर किसको बोलते हैं? देखो, नॉन पोलर का मतलब होता है, देखो अभी मैं बना दूं H2, डायहाइड्रोजन गैस H2। तो H दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन से अपना बना है। देखो दोनों सेम ही है, दोनों भाई है। देखो ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, दोनों ने मिलकर बॉन्ड फॉर्मेशन किया, वो दोनों एक ही है। इसका है वो उसका है, उसका है वो उसका है, तो दोनों खींच क्यों करे भाई? तो दोनों सही जगह पर रहेंगे। तो यहाँ पे ना तो ये हाइड्रोजन गेन करेगा ना ये हाइड्रोजन गेन करेगा। यहाँ पर जब डिवीजन होगा दोनों का, तो फ्री रेडिकल जनरेट होगा, यानी कि कोई पॉजिटिव नहीं कोई नेगेटिव नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट नहीं होगा, विद्युत ऋणता का तफावत नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर। क्या बोलते हैं इसको? नॉन पोलर। लाइक N2, तो भी ये क्या है हमारा? नॉन पोलर। अभी समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो वहां पे अभी समझा रहा हूँ, आप इस तरफ ध्यान रखो। तो अभी क्या होगा कि जो हमारा नेचर की बात की थी मैंने, पोलर नॉन पोलर की, तो अभी किसमें सबसे ज्यादा सॉल्यूशन बनता है इजीली? समझो, एक सॉल्यूशन मैंने लिया, उसमें जो सॉल्वेंट था यानी कि द्रावक, वो मैंने लिया पोलर, और सॉल्यूट जो था वो भी मैंने लिया पोलर।
तो बच्चों जो पोलर पोलर अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा हायर होता है, यानी कि पीपी पोलर पोलर अट्रैक्शन होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी देखो यहाँ पर बच्चों, पोलर पोलर हो तो सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, हायर होगी। सॉल्युबिलिटी कैसी होगी यहाँ पर, सॉल्युबिलिटी को गुजराती में द्रव्यता बोला जाता है। द्रव्यता यानी कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितना इजीली, कितना फास्ट वो सॉल्युबल होगा, कितना फास्ट वो सॉल्यूशन बनाएगा। देखो यहाँ पर पीपी का मतलब क्या बोला मैंने, पोलर पोलर या फिर नॉन पोलर नॉन पोलर, या फिर क्या होगा नॉन पोलर नॉन पोलर, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे हायर होगी। लाइक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर पोलर पोलर में मानो कि HCl और वाटर लिया मैंने, ये दोनों मिक्स किए तो इजीली सॉल्युबल होगी। यहाँ पर मैंने मान लो कि बेंजीन लिया और यहाँ पर नैप्थेलिन, कुछ भी ले लिया, देखो दोनों नॉन पोलर है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन इजीली होगा और दोनों सॉल्यूशन इजीली बनाएंगे। बट जब यहाँ पर एक कंपाउंड आपका पोलर हो और दूसरा आपका नॉन पोलर हो तो सॉल्युबिलिटी लोअर होगी, या सॉल्युबल हो भी नहीं सकता, नहीं हो सकता, यार होगा तो भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन में होगा या फिर नहीं भी होगा। नॉन पोलर पोलर तो नहीं होगा। तो आपको समझना है कैसे, देखो यहाँ पर दोनों सेम हो, पोलर पोलर हो तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, नॉन पोलर तो अट्रैक्शन सबसे कम होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों बहुत सारी बार कि भाई बेंजीन या बेंजीन में कौन सा कंपाउंड है कि जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है, या फिर वाटर में कौन सा कंपाउंड इजीली सॉल्युबल होगा, किसकी सॉल्युबिलिटी हायर है, द्रव्यता किसकी ज्यादा है किसकी कम है, ये सब पूछा जाता है। और एक बात है OH फंक्शनल ग्रुप, ये नोट कर लो आप लोग, ये नोट करो सबसे पहले, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। OH फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, जिस कंपाउंड में अल्कोहल OH ग्रुप सबसे ज्यादा हो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे हायर होती है। लाइक मानो मैं यहाँ पर बता दूं CH3 CH2, यहाँ पर मिथेनॉल, और मैं बोलूं यहाँ पर आपको दे लो CH2OH प्रोपेनॉल, और यहाँ पर भी मैंने लिया 2 OH CH2 CH CH2OH। ध्यान रखो ये जो प्रोपेनॉल है 1,2-डायोल 1,2-ट्रायोल ग्लिसरॉल, समझो ग्लिसरॉल, तो ये यहाँ पर देखो इसमें 1 OH है, इसमें 2 OH है, इसमें 3 OH है। ये बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी, सबसे ज्यादा द्रव्यता किसकी होती है वाटर में, तो ग्लिसरॉल की, जिसमें नंबर ऑफ OH फंक्शनल ग्रुप ज्यादा हो गए उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसका सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। समझ में आया कि नहीं आया अभी? चलो सॉल्यूशन जो बनता है वो किसके पर डिपेंडेंट होता है, नेचर के पर। नेचर के अंदर हमने क्या पढ़ा, स्वभाव के अंदर हमने क्या पढ़ा, पोलर नॉन पोलर। पोलर किसको बोलते हैं, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट होता है, विद्युत ऋणता का तफावत होता है। नॉन पोलर किसको बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट नहीं होता, जिसमें ऑलमोस्ट एलिमेंट तत्व हमारे कैसे होते हैं, सेम होते हैं। लाइक पोलर का एग्जांपल मैंने बहुत कुछ दिया, अभी नॉन पोलर का भी दिया। यहाँ पर मैं बताऊं पोलर नॉन पोलर होगा तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, नॉन पोलर नॉन पोलर होगा तो सॉल्युबिलिटी लोअर होगी, या फिर हो सकता है कि सॉल्युबल ही ना हो। चलो समझ में आ गया। आगे देखो टेम्परेचर। अभी ये जो सॉल्यूशन आपका बनता है, देखो यहाँ पे ध्यान रखो, ये बच्चों में आपका माइंड भी वॉश कर रहा हूँ, आपको समझा ही रहा हूँ कि आपको लेसन में करना क्या है। समझो लेसन में पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। जब मैं अभी आगे स्टार्ट करूंगा, ये आपको पढ़ने के बाद अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करनी है, उसमें कुछ लर्न करना है। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पर ध्यान, टेम्परेचर। यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो किस तरीके से हो सकता है। देखो यहाँ मानो कि मैंने यहाँ पर कोई सॉल्यूट की बात करूं, मैं यहाँ पर कोई सॉल्वेंट की बात करूं, 4 डिफरेंट स्टेप में होता है। एक मानो कि यहाँ पर सॉलिड, एक लिक्विड और यहाँ पर गैस। इस तरह से सॉल्वेंट में भी ऐसा होगा, सॉलिड, लिक्विड और एक गैस। गुजराती में किस तरह से सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, गल, लिक्विड को हम बोलते हैं प्रवाही, गैस को हम बोलते हैं वायु। चलो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखो सब लोग, यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, समझो आप।
जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है दोनों डिफरेंट डिफरेंट फेज में हो सकते हैं, यानी कि हमारे पास 3 फेज है, यानी कि 3 अवस्थाएं है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस, घन, प्रवाही और वायु। तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर कि किस तरीके का आपने सॉल्यूशन लिया है, किस तरीके का सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया है, किस तरीके का द्रव्य और द्रावक लिया है, उस हिसाब से टेम्परेचर इफेक्ट करेगा। अभी मानो एक बात बताऊं मैं आपको कि आप एवरीडे लाइफ में चाय बनाते हो कि नहीं बनाते हो। तो चाय बनाते समय आपने नींबू शरबत भी बनाया है, चाय भी बनाई है। अब जब नींबू शरबत बनाते हो तो पानी के अंदर आप कुछ अंदर शुगर ऐड करते हो, तो क्या आप उसको डायरेक्ट हीट करके शुगर को ऐड करते हो कि बाद में इसे रख दिया और ये सॉल्युबल हो गया? आपने पानी के अंदर शुगर ऐड की, आपने मानो कि 1-2 स्पून आपने जो मोरस अंदर ऐड की, तो क्या वो डायरेक्टली सॉल्युबल हो जाएगी? नहीं होगी। आप क्या करोगे, एक ग्लास से दूसरे ग्लास में, या फिर आप उसको शेक करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नींबू शरबत की बात कर रहा हूं। बट आप मानो कि आपने चाय बनानी है, तो चाय बनाते समय आप पानी के अंदर, दूध के अंदर, किसी भी चीज के अंदर आपने शुगर ऐड की, मानो आपने मोरस ऐड की, तो आप क्या करोगे? इसको हिलाओगे, शेक करोगे? आप नहीं करोगे। क्यों नहीं कर रहे हो? तो आप क्या करोगे, उसको डायरेक्टली गैस पे लगाओगे, यानी कि उसको टेम्परेचर दोगे। तो टेम्परेचर देने से क्या होगा? तो टेम्परेचर देने के बाद जो हम शेक करते थे, या फिर डिफरेंट 3, मान लो हमारे पास 3 एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है, मैंने पानी और मोरस ऐड करके रखा है, दूसरे में पानी और मोरस ऐड करके रखा है, और तीसरा भी ले लिया। तीसरे वाले में मैंने हीट देना स्टार्ट किया, पहले वाले में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और दूसरे वाले में मैं थोड़ा शेक कर रहा हूँ। आप सोचो, एक वैसा पड़ा है, एक में शेक कर रहा हूँ और एक में मैं हीट कर रहा हूँ। चलो अब आप बताओ सबसे ज्यादा वो फास्ट सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, पहला, दूसरा कि तीसरा? समझो, जो हीट किया वो जल्दी बनेगा कि सेकंड नंबर वाला या फर्स्ट नंबर वाला? तो कौन सा बनेगा इजीली? थर्ड नंबर वाला। क्यों थर्ड नंबर वाला इजीली बनेगा? तो जो सॉलिड था उसको एनर्जी मिला, हीटिंग एनर्जी मिला, तो वो क्या बनेगा? फास्ट लिक्विड में कन्वर्ट होगा। जो आपकी मोरस है, शुगर है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी और इजीली वाटर के साथ अट्रैक्ट होगी और इजीली वो सॉल्यूशन बनेगा। उसके बाद कौन सा बनेगा? जो शेक कर रहे थे। उसके बाद बहुत लॉन्ग टर्म के बाद कौन सा बनेगा? आपका फर्स्ट वाला बनेगा। तो बच्चों समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? तो टेम्परेचर किसके पर डिपेंडेंट होता है? समझो कि आपके पास कैसे फेज है उसके पर डिपेंडेंट रहता है, और यही आपको समझना है, और इसके पर ही आपको सारे लॉ समझने हैं, हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ, ये सब आपको इसके पर ही समझने हैं कि टेम्परेचर, प्रेशर दोनों का इफेक्ट कैसा होता है। उसके बारे में हम अभी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करें, डिक्रीज करें तो सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ती है, कैसे डिक्रीज होती है, वही आपको बच्चों समझना है, और यही आपका चैप्टर है, और यही आपको समझना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो लेसन में आपको पढ़ना क्या है, मैं जो आपके माइंड में घुस को आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो आप समझो, उस बात को आप समझो कि भाई सॉल्यूशन में हमको करना क्या है। ऐसा नहीं करना है कि एक हेनरी लॉ कर लिया, राउल्ट्स लॉ कर लिया, ये 2 एग्जांपल कर लिए, बस हम पास हो गए, ऐसा नहीं करना है। आप समझो सॉल्यूशन में करना क्या है, जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसी चीज को हमें समझना है। सबसे पहले चीज, हमने जो सॉल्यूशन बनाया उसमें कितनी मात्रा में, कितनी कॉन्सेंट्रेशन, कितनी क्वांटिटी में हमें सॉल्यूट ऐड किया, उसको मेजर करने का यूनिट होता है नॉर्मलिटी, मॉर्बिलिटी, पोलैरिटी, जो भी आप बोलेंगे वो पढ़ेंगे। उसके पर जो एग्जांपल आएंगे वो इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद ये सॉल्यूशन जो बनता है वो किसके पर डिपेंडेंट होता है, वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखो, उसका मैं बहुत आपको एग्जांपल भी करवाऊंगा, उसका क्वेश्चन भी आपको दूंगा, और इस तरीके से पढ़ाऊंगा भी। बट अभी आपको क्या समझना है वो समझो। नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, ये किस तरीके से डिपेंडेंट होता है। आपको कोई एग्जांपल, कोई मानो बोल दिया गया है कि भाई NaCl डिसॉल्व इन वाटर, हम NaCl को पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्युबल कर रहे हैं, समझो। तो अगर मैं टेम्परेचर दूं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या हुआ, चलो NaCl मैंने ऐड किया, नमक ऐड किया मैंने, सॉलिड स्टेट में था और वो था वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में। तो अभी हम टेम्परेचर देंगे तो होगा क्या कि जो एनर्जी है हमारी, वो एनर्जी कहां पर जाएगी? जो सॉलिड स्टेट में है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेगी, यानी कि वो इजीली अट्रैक्ट होकर सॉल्यूशन इजीली बनेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई। बट अभी मानो कि मैं वाटर के अंदर H2 गैस डाल दूं, यहाँ पर ये वाटर है और मैंने H2 गैस लिया,
वायु, डाई हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर वाटर है यानी कि पानी। चलो अभी मैं यहाँ पर पानी ऊपर H2 गैस में यहाँ पे रख दूं, तो गैस रख दिया, तो क्या वो डिजोल्व हो जाएगा? क्या वो डिजोल्व हो जाएगा? आप बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके पास। आप सोडा वाटर देखते हो कि नहीं देखते हो? आप पीते हो सोडा कि नहीं पीते हो? मान लो वो जो लाइव सोडा की बात कर रहा हूँ मैं, जो लोग बनाते हैं लाइव स्ट्रॉन्ग सोडा बनाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले बॉटल लेके उसमें पानी डालते हैं, पानी के बाद वो गैस फिलअप करते हैं। तो क्यों, गैस तो बहुत सारी जगह पर है ना, एटमॉस्फेयर में गैस है कि नहीं है, तो वो बॉटल ऐसे रख दे बाहर और बाद में वो सॉल्यूशन वो आपको बना के दे दे, कोई शरबत पी ले, तो क्या वो सोडा बनेगी आपकी? नहीं बनेगी। तो वो क्या करता है, वो प्रेशर देता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो H2 गैस आपने यहाँ पर अंदर ऐड किया, वो अंदर पानी के साथ जाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि वो गैस है, वो हल्का है, यानी कि पानी से उसका वेट कम है, वो अंदर नहीं जाएगा। तो अगर वो अंदर नहीं जाएगा, वो पानी के साथ अट्रैक्ट नहीं होगा, तो वो सॉल्यूशन कैसे बनाएगा? तो नहीं बना सकता। इसीलिए हमें क्या करना होता है, इसको पिस्टन के हिसाब से कुछ भी ले लो आप, और कुछ भी करके आपको इसको क्या देना है, प्रेशर देना है, आपको दबाना, इसे पुश करना है अंदर की तरफ। तो ये H2 गैस जो ऊपर था वो कहाँ गया? अंदर गया। तो अंदर जाने के बाद वो अट्रैक्ट होगा, वो सॉल्यूशन बनाएगा। तो प्रेशर कहाँ पे काम लगा हमें? जब हमारा सॉल्यूट के कौन से स्टेट में होगा? गैसियस स्टेट में होगा। टेम्परेचर हमें कब काम आया? जब हमारे पास सॉलिड यानी कि सॉल्यूट जो था हमारा वो सॉलिड स्टेट में था। बच्चों समझ में आ रहा है? और जब हमारा लिक्विड होगा, हमारा क्या होगा? लिक्विड। मैं लिक्विड का क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि आपको ये सेकंड लेसन में लिक्विड के बारे में ही पढ़ना है। सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, समझ लो। आप बहुत सारे होते हैं, आप सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी ले सकते हो, बट आपको कौन सा समझना है? लिक्विड वाले सॉल्वेंट ही आपको समझने हैं ये लेसन में। और इस लेसन में कितना कॉन्सेंट्रेशन ऐड करने के बाद प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। वो आपका हेनरी लॉ होगा। आपका जो अभी सोडा वाटर का एग्जांपल दिया वो आपका हेनरी लॉ होगा। समझ में आ रहा है कि जितना हम प्रेशर ज्यादा ऐड करेंगे, जितना सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इजी है कि नहीं है? और डेली एवरीडे लाइफ के आप जो कुछ भी आप खाना पकाते हो उसमें से भी आप समझ सकते हो, तो वो मैं समझाने का ट्राई करूंगा आपको अच्छे से। चलो, टेम्परेचर, प्रेशर और जो नेचर था, ये जो समझना था वो आप समझ चुके होंगे। आई होप आपको, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताओ कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अलग से फिर से ट्राई करूंगा। बराबर? देखो यहाँ पर जो सॉल्यूशन कैसे बनता है, सबसे पहले मैंने बताया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाते हैं। ये दोनों कितनी कॉन्सेंट्रेशन, कितनी क्वांटिटी में मेजर होते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूट को हमने क्या बोला? देखो जो हमारा कंपाउंड होता है, जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर क्वांटिटी होती है, उसको हमने सॉल्यूट बोला, और जिसकी हायर होती है उसको हमने वाटर बोला। और अगर हम सॉल्यूशन देखा जाए तो सॉल्यूशन कुछ जल्दी बन जाते हैं, कुछ जल्दी नहीं बनते। तो वो किसके पर डिपेंडेंट होते हैं? नेचर, टेम्परेचर और प्रेशर। ये किसके पर डिपेंडेंट होता है कि आपने कैसा कंपाउंड लिया है, पोलर पोलर, नॉन पोलर नेचर में आएगा। यहाँ पर टेम्परेचर में क्या करना है कि टेम्परेचर कब काम आएगा? समझो, अभी एक एग्जांपल और दे देता हूँ। अगर सॉलिड ऐड किया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई, बट मानोगे मैं यहाँ पर जो H2 गैस ऊपर वाटर में ऐड कर रहा था, तब मैं टेम्परेचर दूं नीचे से, अभी मैं हीट करूं तो क्या होगा भाई? जो पानी था वो हीट की वजह से गैस में कन्वर्ट होके बाहर जा रहा है। तो अगर आप H2 गैस ऊपर से डालोगे और नीचे से टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा? गैस वैसे ही बाहर निकल जाएगा। तो वहां पर सॉल्युबिलिटी क्या हुई? डिक्रीज हुई। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो मैंने पानी ऐड किया था, पानी के अंदर H2 गैस ऐड किया, अभी मैं नीचे से टेम्परेचर दूं तो क्या होगा? गैस बाहर निकल जाएगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई। समझ में आ रहा है? तो आपको ये समझना है। अगर मैं इसके अंदर मैंने सॉलिड कोई कंपाउंड NaCl ऐड किया, मानो अभी NaCl ऐड किया, तो भी मैं प्रेशर डालू तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? पानी कूद के बाहर आ जाएगा। प्रेशर की कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर टेम्परेचर की जरूरत है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो यही आपको एवरीडे लाइफ का एग्जांपल यूज करके आपको इस लेसन को पढ़ना है। तो सबसे पहले जो मैंने चीज बताई, आप लोग अच्छे से ध्यान रखो। मोल क्या होता है और मोल किस तरीके से वेट किया जाता है, यानी कि NaOH क्या होता है, NaCl का 1 मोल कितना होता है, 2 मोल किस तरह से लिए जाते हैं, आप वो बात को सबसे पहले समझो। मोल क्या होता है उसको समझो। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम उसका, जब मैं आपको उसके कॉन्सेप्ट यूनिट के बारे में बात करूं, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, तो मैं उसमें मोल बात करूंगा, मोल की बात करूंगा, तो आपको वो जादू जैसा नहीं लगना चाहिए। समझ में आ रहा है? आपको समझ में आना ही चाहिए कि भाई मोल सर ने बोला कि 1 मोल H2SO4, तो फटाक से याद आना चाहिए 98 ग्राम। समझ आया? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 98
8 ग्राम। अगर ये भी किसी को पता नहीं तो मुझे बताओ। और एक जो नया टॉपिक था मेरा पोलर नॉन पोलर जो मैंने बताया वो भी पता नहीं चलता है तो मुझे बताओ। अगर समझ में आ रहा है तो बढ़िया है। उसके बाद हम दूसरा लेक्चर देखेंगे। आप सबसे पहले क्या करो, आपके टेक्स्ट बुक में जो भी आपको देखे इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम जो आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के अंदर सबसे पहले पेज 2-3 पेज जो भी निकल गए अभी मैंने बढ़ा दिए वो पेज में आप ट्राई करो समझने का, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मोलारिटी नॉर्मालिटी फॉर्मेलिटी जो भी है, देखो मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपको टेक्स्ट बुक में डिफरेंट तरीके से दिया गया है कि भाई टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पर, टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पर, मैं सबको मिक्स करके बता रहा हूँ। टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को आप अच्छे से समझो। तो इस वीडियो यहाँ तक मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। उसके बाद मैं दूसरा वीडियो लूंगा। उस दूसरे वीडियो में हम किसकी बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, यानी कि यूनिट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट यूनिट, यानी कि जो सॉल्यूट का यूनिट होता है बराबर, किस तरीके से सॉल्यूट को मेजर किया जाता है, नॉर्मालिटी, मोलारिटी, फॉर्मालिटी, वो कैसे, उसके इक्वेशन किस तरीके से याद किए जाते हैं, वो उसके बारे में बात करूंगा मैं। ओके, डन। जय हिंद, जय भारत।